चलो जी। डन है। बच्चों गुड आफ्टरनून। सो जितने लोग ऑनलाइन एंड जितने लोग ऑफलाइन कनेक्टेड है, हेलो एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर रिवीजन सेशन। ये जो रिवीजन सेशन है फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स का, इस रिवीजन सेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव है सितंबर/जनवरी अटेम्प्ट एंड फर्दर अटेम्प्ट, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर में एज सच चेंजेस आते नहीं। ये जो पोर्शन है ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, हम इसको कैसे लेंगे क्या लेंगे पहले ये समझ लीजिए कि क्या हमें पूरा लाइन बाय लाइन एटसेट्रा वापस पढ़ना है या हमें काय पे फोकस करना है। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पेपर दिया बट दे वर अनफॉर्चुनेट, और कुछ लोग तो शायद नहीं होंगे जो पूरा का पूरा इस रिवीजन को देख रहे हैं। तो मैं दो कैटेगरी ऑफ पीपल के साथ डील कर रहा हूं। इन एनी केस आप एक बात समझ लीजिए, पहला, क्या फेल होने से सच में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है क्या? द आंसर इज नो, है ना। हाँ, एक चीज होती है कि आदमी डिमोटिवेट हो जाता है कि अरे क्या क्या हो गया मेरे साथ, बट आपको यहाँ टेंशन लेने का जरूरत इसलिए भी नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल पॉइंट, आपके सामने जो टीचर बैठा है ये भी फेल हुआ है ना। बट लाइफ में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है क्या? द आंसर इज नो। अल्टीमेटली एक बात याद रखना, जो अभी जल्दी से भी पास हो गया होगा वो आपके ऊपर ही बैठा है इंटर में, ठीक है। और जो नहीं भी हुआ होगा इट्स ओके, कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है। एक फेल का रिजल्ट आपका लाइफ चेंज नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट। हाँ, अब हमने एक चीज के ऊपर डेफिनेटली वर्क करना चाहिए, और वो चीज है कि पास्ट में जो गलती हुई हमने वो वापस से रिपीट नहीं करनी। ये एक ही चीज है जो शायद हमें बचा सकती है। अब पास्ट में गलती क्या क्या हो सकती है, जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो पहला, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और नॉन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको आइडेंटिफाई नहीं करा हम लोगों ने कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं। तो इस चक्कर में हम अननेसेसरी बहुत सारा पढ़ते रहे जिसकी जरूरत ही नहीं थी। बराबर। दूसरा पॉइंट क्या था, माइक्रो तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया पर मैक्रो के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस ही नहीं किया। बराबर है कि नहीं है? यहां आपको अपनी चीजें सुधारनी चाहिए, यहां आपको अपनी चीजें सुधारनी चाहिए। तीसरा जहां पे गड़बड़ होती है वो कौन सी है मेरे दोस्त? तीसरा जहां पे गड़बड़ होती है वो है एमसीक्यू। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हाँ यार ये कंसेप्ट बड़ा आसान था, हमको समझ में आ गया, बट व्हेन यू एक्चुअली सॉल्व द एमसीक्यू तब तुमको पता चलता है कि नहीं यार ये वो नहीं है जो हमने पढ़ा है, या ये वैसा नहीं है जैसा हमने पढ़ा है। तो हमको इन तीनों चीजों के ऊपर इस फास्ट ट्रैक के अंदर मैंने रिवीजन सेशन के अंदर में वर्कआउट करना है। तो इस रिवीजन सेशन को हम लोग कैसे लेंगे या कैसे लेना चाहिए, मेरे को रादर इसके ऊपर ओपिनियन चाहिए। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ ये जो अपन लोगों ने स्क्रिबल करके रखा है, राइट, ये स्क्रिबल आप लोगों ने अगर हमसे क्लास ली है तो ऑलरेडी आपको ये स्क्रिबल पता होगा, यस और नो। और अगर नहीं भी पता है तो इट्स ओके, मैं ये जो स्क्रिबल्ड वाला पार्ट है आपको बोलूंगा कि आप फोटो खींच लो या लिख लो, एज द केस मे बी। तो हम, मेरे को ऐसा लगता है द राइट वे और द राइट अप्रोच टूवर्ड्स माइक्रो इज, हम सबसे पहले एक बार कंसेप्ट को पूरा का पूरा गो थ्रू कर ले चैप्टर को, इसमें हमारा टाइम कम लगेगा। नाउ वी विल नॉट यूज specific module line by line. I think that is also not needed at this point of time, right or wrong? यस। तो हमको वो लाइन बाय लाइन रीड करने की जरूरत नहीं, ना ही हमारे नोट्स लाइन बाय लाइन रीड करने की जरूरत है। पर हाँ, जितने भी कॉन्सेप्ट है ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे स्क्रिबल से कवर कर ले, एंड हम लोग क्या कर ले, उसको फटाफट सॉल्व करें। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये बनने वाला है इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए, राइट, क्योंकि टाइम कम और आउटपुट ज्यादा चाहिए। तो हम लोग फटाफट क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को फट से रिवाइज कर लेंगे, एंड रिविजन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेंगे। ठीक है। आप सभी लोगों के पास, आई होप, अगर आपने मेरे से पहले से क्लास ले रखी है तो आपके पास एक एमसीक्यू बुक है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि कंटेंट फटाफट रिवाइज कराऊं और आपको एमसीक्यू की बुक से ना एटलीस्ट 50-100 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के कंप्लीट करा दूं। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हमारा कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस हमारे क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। इज दैट द राइट अप्रोच टू गो फॉरवर्ड? यस। तो क्योंकि देखो माइक्रो का तुम्हारे को भी पता है कि कंसेप्ट अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो एमसीक्यू के प्रैक्टिस ही आपको क्या कर सकती है, नंबर्स दिला सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग क्या करेंगे, फटाफट स्क्रिबल कर लेंगे। अब जिन लोगों ने हमसे नहीं पढ़ा, जो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, एक बार ये कंसेप्ट जब मैं बताता रहूंगा, मैं आपको 2 मिनट के लिए उसकी फोटो खींचने बोलूंगा, आप इसका फोटो खींच करके अपने एंड पे, राइट, क्या कर लीजिएगा, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ये वो शॉर्ट नोट्स है जो हमने रेगुलर क्लास के अंदर में ही करवाए हुए हैं। तो क्लास ली है तो आपके पास ये शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी
ऑलरेडी होंगे, बस हम उसको रिवाइज करेंगे। अगर आपने लेट से हमसे क्लास नहीं ली है तो आप प्लीज़ फोटो खींच लीजिएगा, मैं यूट्यूब के ऊपर स्क्रीन ला दूंगा आपके लिए, आप फोटो खींच लीजिएगा और आप खुद लिखना चाहें तो अपने एंड पे लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। और साथ साथ में जो MCQ बुक है इससे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इज दैट डन? यस। चलो सबसे पहले हम लोग कहाँ से चालू करते हैं, देखिए मेरे को एक बार रिवाइज करके बताओ जल्दी से, माइक्रो और मैक्रो कितने मार्क्स का डिवीजन है? 50 मार्क्स। इज देयर नेगेटिव मार्किंग? यस। MCQ और राइटिंग डिस्क्रिप्टिव है, MCQ पैटर्न है, यस और नो। तो हमको क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा, कहाँ कहाँ MCQ आ सकते हैं वो समझना होगा। माइक्रो के अंदर में कितने टॉपिक है मालिक? 5। माइक्रो के अंदर में कितने टॉपिक है मालिक? 5। और हम लोग इन 5 टॉपिक्स को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और देने वाला हूँ जो अगेन हमने क्लास में ही रिकॉर्ड किया है, जितने बच्चे हो ऑल ओवर इंडिया सबको ये चीज़ मिलने वाली है, और वो है ऑडियो रिविजन्स। यस और नो। तो यहाँ अप्रोच क्या होना चाहिए हम लोग का डेली बेसिस पे, हम सबसे पहले आएंगे कंटेंट वाला पार्ट को क्या करेंगे, फटाफट रिकॉल करेंगे, एक बार यहीं पे रिवीजन कर लेंगे, और मैं आपको तुरंत भी क्या कर लूँगा, ऑडियो रिवीजन शेयर कर दूंगा, बराबर है। और ये कहाँ शेयर करूँगा, क्या करूँगा, आपको सब बता दूंगा टॉपिक खत्म होने के बाद। जैसे ही हम लोग शेयर करेंगे, ऑडियो रिवीजन से आपका तीसरा रिवीजन हो जाना चाहिए उसी के उसी दिन, ठीक है। अब क्योंकि टाइम कंस्ट्रेन के कारण, यस, मेरे को नंबर ऑफ MCQ, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं पूरे के पूरे MCQ कवर कर देता, बट टाइम नहीं है, तो भी मेरे को एटलीस्ट क्या करना है, 180 डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक मैं आपके MCQ लेते जाऊंगा। MCQ पूरे के पूरे कहाँ से लूँगा, MCQ पूरे के पूरे आपके लूँगा MCQ बुक से, क्योंकि क्लास वाले MCQ तो आपने ऑलरेडी किए होंगे, क्लास में भी हमने वही MCQ लिए जो पूरे के पूरे मॉड्यूल में थे, राइट। तो हम क्या करेंगे, MCQ बुक से MCQ लेंगे। तो डेली बेसिस पे आप क्या करिएगा, MCQ की बुक कैरी कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जितना टाइम है हम MCQ सॉल्विंग पे लगाएंगे। और मान लो MCQ सॉल्व करते वक्त कुछ ऐसा कंसेप्ट आ गया तो उसी टाइम पे हम उसको क्या कर देंगे, रिकॉल कर देंगे। इज दैट डन? यस। जितने भी बच्चे ऑनलाइन है, आर वी गुड टू गो अहेड? यस। चलो सबसे पहले चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1। अब मैं आपको एक और एनालिसिस भी पहले बता देता हूं। देखो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये माइक्रो के मेजर पार्ट है, बराबर है। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 से। यस, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, 2, 3 एंड 4। और सबसे इजी वाले टॉपिक कौन से हैं, 1 एंड 5। यस और नो, जो आराम से कंप्लीट हो जाते हैं। चलो लेट्स गो फॉर चैप्टर नंबर 1 राइट नाउ। तो ये चैप्टर नंबर 1 आप सभी के पास क्या होगा, लिखा हुआ होगा। यस, आपके पास अगर मॉड्यूल भी है ना तो वो भी फॉलो कर देना, हमने भी नोट्स उसी से बनाए हुए हैं। तो आप मॉड्यूल भी है तो देख लेना। सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर। चलो कुछ बातें आपको पूछता हूं, शायद आपके अंदर से जवाब आ जाए तो बहुत अच्छा। पहला, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था यस, वेल्थ ऑफ नेशन, दैट इज कॉजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशन। टिल 19th century इकोनॉमिक्स वाज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। यस और नो? व्हाई वी लर्न इकोनॉमिक्स? अच्छा एक और बात बताओ पहले, इकोनॉमिक्स अराइज फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया विच मीन्स द लॉ ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यस और नो? तो यहां पे देख लीजिए इकोनॉमिक्स के अंदर में, राइट, स्क्रिबल देख लीजिए, जिसको फोटो लेना है ले सकता है। तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर में हमारे पास कितने पॉइंट थे, 4। रिवीजन नंबर 2, पहला, टिल 19th century इकोनॉमी वाज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। दूसरा, इकोनॉमिक अराइज फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया विच मीन्स द लॉ ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तीसरा, फादर ऑफ इकोनॉमिक इज कंसिडर्ड एज एडम स्मिथ, यस, जिन्होंने एक बुक लिखी थी Causes of Wealth of Nation. Yes, it was published in the year 1776. तो यहाँ पे ये MCQ बन सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए, इकोनॉमिक हम पढ़ते क्यों है, वाई वी लर्न इकोनॉमी, व्हाट इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स और फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमी? बोलो। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्केर्ड। यस, तो इकोनॉमिक्स हमें क्या प्रॉब्लम से सॉल्व कर देता है या हेल्प करता है उस प्रॉब्लम को राइट पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करने के लिए? Yes or no? So human wants are unlimited and resources are scared. यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसके साथ बेटा, इकोनॉमिक्स के साथ, राइट? क्योंकि ह्यूमन की जो वांट है ये बहुत ज्यादा है और उसके लिए जो रिसोर्सेज लग रहे हैं वो कम है। अब मुझे एक बात बताइए, हम कह रहे हैं रिसोर्सेज आर स्केयर, इज इट एन एब्सोल्यूट स्कैरसिटी और रिलेटिव स्कैरसिटी? रिलेटिव स्कैरसिटी। ऐसा मतलब नहीं है कि वो रिसोर्सेज है ही नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि रिसोर्सेज तो है पर जितनी मात्रा में चाहिए उतने नहीं है। यस और नो? फॉर एग्जांपल, विजय को क्या लेना है, लैम्बोर्गिनी उरुस लेना है, विजय को कहाँ जाना है, पेरिस जाना है, विजय को क्या करना है, लेट से एक बंगलो बनाना है। अब मेरी डिमांड्स तो अनलिमिटेड है लेकिन इसके अगेंस्ट में विजय को जो मिलने वाला पैसा है वो बहुत कम है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे केस में क्या होता है, रिसोर्सेज है, ऐसा नहीं है नहीं है, बट उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने उसकी रिक्वायरमेंट है। सो देयर इज नो स्कैरसिटी, देयर इज अ रिलेटिव स्कैरसिटी, देयर इज अ रिलेटिव स्कैरसिटी। यस और नो?
राइट अच्छा, इसी चक्कर में हमारे पास क्या प्रॉब्लम अराइज होती है? प्रॉब्लम अराइज होती है डिसीजन मेकिंग की। यस, बिकॉज अब मुझे एक बात बताइए, मेरे पास विजय के पास पैसे कितने हैं? 100 रुपए। विजय को लेना क्या है? विजय को लेना है बंगलो, विजय को लेना है गाड़ी, विजय को लेना है मोबाइल, विजय को लेना है लेटेस्ट लैपटॉप, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब पैसे 100 रुपए है और मेरी डिमांड बहुत सारी है। अब मुझे चॉइस ऑफ डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि विजय कैसे अपने उन 100 रुपीज को एलोकेट करे इन वेरियस डिमांड्स। विजय कैसे उनको 100 रुपीज को एलोकेट करे इन वेरियस डिमांड्स। और यहां कंसेप्ट अराइज होता है किसका बेटा? डिसीजन मेकिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। वापस से, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमॉन्ग्स्ट वेरियस अल्टरनेटिव। यस, अब बताइए डिसीजन मेकिंग इज अ सिंपल प्रोसेस होगा या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप मुझे बताइए 100 रुपीज में मैं पहले कहां इन्वेस्ट करूं? ये मेरे लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे को नीड किसी और चीज की हो और मेरी डिमांड कोई और चीज की हो। यस तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग जो होता है उसके हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करते हैं। बट ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये डायनामिक प्रोसेस है और ये चेंज होता रहता है। चेंज क्यों होता रहता है भैया? समय समय पे मेरी जो डिमांड रहती है वो भी सेम रहती नहीं। इस वजह से जो मेरा डिसीजन मेकिंग है उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये क्या होता रहता? चेंज। सो डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसोर्स आर लिमिटेड। वी मस्ट कंप्लीट द मैक्सिमम वांट विद द लिमिटेड रिसोर्स only. So decision making is selecting the best course of action out of various alternative. Decision making is a careful analysis of all the aspect of the product and decision can be short term or long term. जनरली बिजनेस में हम 3 लेवल्स पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। 3 लेवल्स ऑफ बिजनेस, पहला है स्ट्रैटेजिक, दूसरा है टैक्टिकल और तीसरा है ऑपरेशनल। तीनों लेवल पे डिसीजन मेकिंग काम आती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखे जाएं तो डिसीजन मेकिंग एक स्टेप पे नहीं होती, डिसीजन मेकिंग कितने स्टेप पे होती है? 3। तो स्ट्रैटेजिक लेवल पे भी डिसीजन मेकिंग होता है। सर फॉर एग्जांपल, कंपनी ने अमलगमेशन करना चाहिए या नहीं, कंपनी ने दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेना चाहिए या नहीं, ये हो गए स्ट्रैटेजिक डिसीजन। दूसरे के हो गए टेक्टिकल डिसीजन, क्या इस प्रोडक्ट को अभी लॉन्च करना चाहिए, क्या इस प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहिए, ये हो गए हमारे टेक्टिकल डिसीजन। और तीसरे होते हैं ऑपरेशनल डिसीजन कि एज ऑफ नाउ प्रोडक्ट के ऊपर कितना डिस्काउंट लेकर के आए या प्रोडक्ट को किस तरीके से पैकिंग किया जाए। ये सारे के सारे कौन से बन गए? ऑपरेशनल डिसीजन। यस और नो? राइट। तो एक बार चेक कीजिएगा, डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, बोलो जल्दी से, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वी मस्ट कंप्लीट द मैक्सिमम वांट इनटू limited resources only. Decision making is selecting the best course of action out of various alternative. Decision making is a careful analysis of all aspect of product. Decision making can be short term or long term and decision making is at all level, strategic, tactical, operational. Yes or no? चलिए एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं, जल्दी से बताइएगा, क्या इकोनॉमिक्स प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज होता है? दोनों के लिए। क्योंकि आप मेरे को एक बात बताइए, रिसोर्सेज जो है वो जरूरी है क्या सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिमिटेड है? नहीं, रिसोर्सेज जो लिमिटेड है वो तो ऑलमोस्ट सभी के लिए लिमिटेड है। यस और नो? तो क्या रिसोर्स लिमिटेड है किसी हाउस होल्ड के लिए? यस। क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लिमिटेड है? यस। क्या किसी गवर्नमेंट के लिए भी लिमिटेड है? यस। तो रिसोर्सेज लिमिटेड इज एट ऑल लेवल, इज एट ऑल लेवल। लेकिन मेरे भाई इसे प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग दोनों पे यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट सवाल आता है, इकोनॉमिक इज रिक्वायर्ड बाय एवरी पर्सन और इट इज एप्लीकेबल ओनली टू स्पेसिफिक पर्सन? सो इकोनॉमिक इज एप्लीकेबल, ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमी इज एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन, गवर्नमेंट ऑब्लिक नॉन गवर्नमेंट। इकोनॉमिक इज रिक्वायर्ड टू इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, पब्लिक, गवर्नमेंट एट ऑल लेवल। इकोनॉमिक इज एप्लीकेबल फॉर प्रॉफिट मेकिंग एज वेल एज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इकोनॉमिक हर एक के लिए लगता है। ठीक है, चलो यहां तक के कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इन्होंने एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। कौन से ईयर में लिखी थी? 1776। टिल 19th century इकोनॉमी वाज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स अराइज फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स द लॉ ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो ये हो गया हिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट। चलिए रिवाइज करते हैं सेकेंड पॉइंट, व्हाई इकोनॉमिक्स इज रिक्वायर्ड? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्केर्ड। तीसरा कंसेप्ट, क्या रिसोर्सेज जो है वो एब्सोल्युटली स्केर्ड है या रिलेटिवली स्केर्ड है? रिलेटिवली स्केर्ड है। चौथा पॉइंट हम लोगों ने देखा, क्योंकि स्केर्ड रिसोर्सेज है तो हमारे पास डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन अराइज होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग? सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। व्हाट आर द 3 लेवल्स एट विच डिसीजन मेकिंग्स आर डन? स्ट्रैटेजिक, ऑपरेशनल, टेक्टिकल, तीनों लेवल पे होता है। क्या डिसीजन मेकिंग जो है, राइट,
ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगता है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लगता है? दो। तो इकोनॉमिक्स इज रिक्वायर्ड बाय प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एवरीबॉडी, आर यू कंफर्टेबल? यस। आपको लगता है मैंने लाइन बाय लाइन पूरा एटसेट्रा पढ़ाना चाहिए कि हम जो चल रहे हैं वो परफेक्ट चल रहे हैं? आर वी गोइंग गुड? यस। क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए? एमसीक्यू सॉल्विंग, है ना। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि हाँ मुझे रिवीजन करवाना चाहिए, इसलिए हम पूरा रिवीजन कर रहे हैं, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। एट दिस शॉर्ट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। चलिए आइए, फिर हमने बात करी थी टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स की। बताओ बेटा टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स कितने होते हैं? दो, माइक्रो, मैक्रो। अगर मैं इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहा हूं तो, अगर मैं एग्रीगेट यूनिट की बात कर रहा हूं तो, कंपनी का प्रॉफिट, ये माइक्रो एस्पेक्ट है, मैक्रो एस्पेक्ट है? माइक्रो एस्पेक्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम टैक्स रेट्स, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, एबीसी लिमिटेड का प्रॉफिट, फैक्टर प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मैक्रो, वर्ल्ड इकोनॉमी। परफेक्ट है। बताइए माइक्रो इकोनॉमी वाइड है या नैरो है? नैरो है, क्योंकि ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए डील करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? वाइड, ये मल्टीपल लोगों पे डील करता है। तो माइक्रो मैक्रो में तीन ही कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखना है। पहला, माइक्रो डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट, मैक्रो डील्स विद एग्रीगेट यूनिट। दूसरा, माइक्रो इज नैरो, मैक्रो इज वाइड। और तीसरा इसके एग्जांपल, एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के फैक्टर प्राइस एटसेट्रा, ये किस कंसेप्ट में जाएंगे? माइक्रो। और एग्रीगेट प्रॉफिट्स, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, ये किधर जाएंगे? मैक्रो। यस और नो? हैव अ पिक्चर ऑफ दिस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, माइक्रो और मैक्रो ये तो हमने पढ़ लिया, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो है, मैक्रो है, मोर ऑफ माइक्रो एंड लेस ऑफ मैक्रो है, क्या है? It is more of micro and less of macro. Are you getting the point? Yes. Business economics is more of micro and less of macro. ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक्रो है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैक्रो है. It is more of a micro and less of a macro, because as a professional chartered accountants and company secretary and CMAs, हमें किसी organization के profit को ध्यान में रखना है, looking to the overall scenario, looking to the ओवरऑल सिनेरियो. तो हम सिर्फ इंटरनल चीज नहीं देख सकते, हमें एक्सटर्नल भी देख करके क्या करना पड़ता है? कंसिडर करना पड़ता है. तो बिजनेस इकोनॉमिक इज मोर ऑफ माइक्रो एंड लेस ऑफ मैक्रो. यस. सो ये आते हैं आपके 3 पॉइंट, माइक्रो, मैक्रो. जिसके भी पास नोट्स नहीं है, आपने हमसे नहीं भी पढ़ा, तो रिवीजन के तहत आप इसके फोटो जरूर निकाल दीजिए, अपने एंड पे लिख लीजिएगा. एटलीस्ट लिखते लिखते भी आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा. ठीक है. चलो अब क्यूमुलेटिव रिवीजन करो मेरे साथ. थर्ड रिवीजन. ठीक है. जितना पढ़ा, हम जैसे ही नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे पहले वाले को भी वापस रिपीट करेंगे. ठीक है. ताकि एटलीस्ट 3-3, 4-4 बार यही हो जाए. आपने देखा होगा रेगुलर क्लास में भी हमने 3-3, 4-4 बार किया था, यहां पे भी अपने को सेम काम करना है. एफर्ट्स यहां लगाओ. ठीक है. चलो बोलो, 19th सेंचुरी तक के इकोनॉमी वाज अ पार्ट ऑफ, हाँ, हु इज द डैडी इन द ईयर 1776. बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन. इसको ग्रीक वर्ड में क्या कहा जाता था? इकोनॉमिया. इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट होते हैं? 2, माइक्रो, मैक्रो. इंडिविजुअल यूनिट, एग्रीगेट यूनिट. वन विच इज नैरो इज, वन विच इज वाइड इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस जीडीपी, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडिविजुअल प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस. इकोनॉमिक्स इज मोर ऑफ अ, लेस ऑफ अ. बहुत बढ़िया. सो व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्केर्ड, एब्सोल्यूट स्केर्ड, रिलेटिव स्केर्ड. डिसीजन मेकिंग, हाँ जी, डिसीजन मेकिंग अराइज होता है इसी चक्कर में. डिसीजन मेकिंग इज अ सिंपल प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. डिसीजन मेकिंग इज सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. इज इट अ केयरफुल एनालिसिस? यस. डिसीजन मेकिंग कैन बी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. डिसीजन मेकिंग कितने लेवल पे की जाती है? 3. यस. मुझे बताइए, इज इकोनॉमिक यूजफुल फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और ऑल्सो यूजफुल फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन? बोथ, बिकॉज द स्कैरसिटी इज टू ऑल. यस और नो? स्कैरसिटी किसी एक के लिए नहीं है, स्कैरसिटी सभी के लिए है. ठीक है मालिक. नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग, फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग, कौन सा बेटा? फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. कुछ फीचर्स याद आते हैं? अच्छा चलो रिवाइज कर रहा हूं. इज इकोनॉमिक साइंस? Is it art? Is it multidisciplinary? Is it pragmatic in approach? Practical in approach? Economic
is based only on theory or it is also based on practical? It is mostly based on micro and also based on macro. Whether economics also help in capital decision making, profit analysis, yes or no? तो चलिए आइए एक एक पे बात करते हैं. सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है. सर बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल लीनियर प्रोग्रामिंग या साइंटिफिक टूल्स को यूज किया जाता है. फॉर्मूलेज को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है. जैसे लॉ ऑफ डिमांड एक सिंपल साइंस है. इफ द प्राइस गोज डाउन द डिमांड गोज अप एंड वाइस वर्सा. यस और नो? ठीक उसी तरीके से हमारा लॉ ऑफ सप्लाई भी वर्क करता है. इफ द प्राइस गोज अप द सप्लाई गोज अप. याद आ रहा है क्या? राइट तो पहला बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है क्योंकि हम लीनियर प्रोग्रामिंग और साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं. दूसरा बिजनेस इकोनॉमिक्स मल्टीडिसिप्लिनरी भी है और इंटरडिसिप्लिनरी भी है. मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त आपको क्या करना पड़ता है? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए. इंटरडिसिप्लिनरी मतलब दूसरे फैक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट है इसको जानना मल्टीडिसिप्लिनरी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम गाड़ी बना रहे हैं तो भैया गाड़ी में कितने पार्ट्स लगते हैं? दैट इज मल्टीडिसिप्लिनरी. लेकिन गाड़ी बनाया आपने तो कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी, इनकम टैक्स कितना लगेगा, यस और नो? उसके बाद में प्रोविडेंट फंड एक्ट क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस क्या हो गए, ये सब क्या हो गया? इंटरडिसिप्लिनरी. समझ में आ रही है क्या बात? तो गाड़ी के लिए हमें क्या क्या लगता है? गाड़ी का वेट क्या होना चाहिए, गाड़ी में स्पेस कितना होना चाहिए, गाड़ी किस तरीके से वर्क करेगी, गाड़ी का फंक्शनिंग किस तरीके से होगा, ये सब हो गया इंटरडिसिप्लिनरी, नहीं मल्टीडिसिप्लिनरी. समझ आया? और यही दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज रखना इसको हम कहते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी. अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी गाड़ी बेचेंगे तो, टैक्सेशन एस्पेक्ट किस तरीके से होगा, फिर BS6 के नॉर्म्स किस तरीके से होने चाहिए, ये सारा क्या हो गया? मल्टीडिसिप्लिनरी. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भाई साहब दोनों है, इंटरडिसिप्लिनरी भी है और मल्टीडिसिप्लिनरी भी है. नेक्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट. यस सर आर्ट क्या है इसके अंदर में? इसके अंदर में सर आर्ट क्या है? Every economy has a different way to adopt the things. Yes or no? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है. आर्ट इसके लिए है क्योंकि हर इकोनॉमी बिजनेस इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशन को बिल्कुल अलग अलग तरह से रखती है. लॉजिक भी बड़ा क्लियर है क्योंकि हर इकोनॉमी सेम नहीं है. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड मोर ऑन द माइक्रो एंड लेस ऑन द मैक्रो. हम एज अ प्रोफेशनल किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं इसलिए माइक्रो एस्पेक्ट ज्यादा है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को वैक्यूम में तो नहीं देखा जा सकता. यस मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है, मार्केट रेट्स क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस किस तरफ से जा रहा है, लोगों का फैशन किस तरफ से जा रहा है, ये सब भी हम लोग को देखना पड़ता है. दैट्स वाई इट इज मोर ऑफ अ माइक्रो एंड लेस ऑफ अ मैक्रो. अब हमें देश दुनिया के बारे में जानने की जरूरत नहीं कि अमेरिका के अंदर में फैशन क्या चल रहा है. यस हमें यह समझना है कि इंडिया में फैशन क्या चल रहा है. समझ आ रही बात? इसलिए मोर ऑफ अ माइक्रो एंड लेस ऑफ अ मैक्रो. इट इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच. हम सिर्फ थियोरी नहीं पढ़ते इकोनॉमिक्स के अंदर में, इस थियोरी को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं? अप्लाई भी करते हैं. इसीलिए इसे कहा जाता है इट इज मोर प्रैग्मेटिक इन अप्रोच. यस और नो? Then it is helpful in capital decision making and investment planning. सर helpful in capital decision making and investment planning ये कैसे हुआ? एग्जाम्पल दो. सर बड़ा सिंपल है, मेरी बात समझिएगा. मान लीजिए अगर विजय के पास 1000 रुपए है, राइट? अब ये 1000 रुपए या तो विजय एक्चुअली खर्चा कर दे या कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट के अंदर में इन्वेस्ट करे. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. विजय के पास 1000 रुपए है, या तो स्त्री 2 देख करके आ जाए, या तो 1000 रुपए का क्या कर ले, वो 1000 रुपए का एक SIP कर ले, इन्वेस्टमेंट कर ले. बराबर है? अब मुझे एक बात बताइए, विजय यहाँ पे क्या क्या केयरफुल एनालिसिस करेगा? अगर 1000 रुपए के मूवी टिकट खर्चा कर दिया स्त्री के ऊपर, वही स्त्री को ले जाके, बराबर है, तो हो सकता है मेरे को 2-1 घंटे का मजा मिल जाए. व्हाट मूवी का 2-1 घंटे का मजा मिल जाए, उससे ज्यादा क्या होगा? मेरे को 2-1 घंटे का मजा मिल सकता है. बराबर है कि नहीं है? लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर देता हूं, दैट इज SIP कर देता हूं, तो इनकम टैक्स में सेक्शन 80C में मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा. यस और नो? इनकम टैक्स से सेक्शन 80C में मेरे को क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा. अब मेरा फायदा क्या हुआ मुझे बताइए? मूवी देखना इट इज ओके, बट अगर मेरे पास 1000 रुपए दैट इज रिसोर्सेस स्कैर्ड है, तो मैंने क्या करना चाहिए? एट द सेम टाइम SIP में डाल के अपने टैक्सेस को क्या करने चाहिए? सेव. समझ आ रही है बात? तो ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड कैपिटल डिसीजन मेकिंग हुआ. एक कैपिटल डिसीजन मेकिंग की भी बात कर लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपये और हमें कोई मशीन लेनी है, लेट्स से, राइट? हमें कोई मशीन लेनी है. अब एट द सेम टाइम हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा कि मान लीजिए एक कंपनी है जो ब्रांडेड है, एक कंपनी है नॉन ब्रांडेड है. बराबर है? पर दोनों भी फंक्शन सेम करते हैं, दोनों की वारंटी भी सेम है. बराबर है? तो आप मुझे बताइए क्या में जाना चाहिए?
ऑब्वियसली अगर दोनों फंक्शन सेम कर रहे हैं, दोनों की वारंटी सेम है, सिर्फ ब्रांड अलग है, तो मुझे वो सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें मेरी कॉस्ट बच रही होगी। कैपिटल डिसीजन मेकिंग, यस और नो। अब देखिए कई बार आप क्या करते हो, आप फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट की जगह सेकंड हैंड प्रोडक्ट को यूज करते हो। यस, आप सोचते हो कि भैया ठीक है सेकंड हैंड है पर इतना ज्यादा यूज नहीं है, मैं यूज कर सकता हूं। अरे तो आप क्या करते हो, सेकंड हैंड में भी आप बोलते हो कि नहीं भाई ठीक है, आई कैन वर्क विथ फुल फ्लेज। अब अरे मैं फिर भी वर्कआउट, कितने गंदे लोग हैं, कंसेप्ट को तो अभी फोकस करो कि भैया मैं क्या कर सकता हूं, मैं स्टिल इसके ऊपर वर्कआउट कर सकता हूं एंड आई कैन जेन्युइनली जनरेट द प्रॉफिट। मेरे पास जब एडिशनल प्रॉफिट जनरेट होगा, शायद मैं न्यू मशीन पे क्या कर दूं, अपग्रेड कर दूं, या फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टेक्नोलॉजी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है, राइट तो मैं क्या बोलूंगा कि फॉर द टाइमिंग मैं एक सेकंड हैंड मशीन पे चल जाता हूं, जैसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी मैं क्या करूंगा, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाऊंगा, इसको भी बेच करके, ताकि मेरे को ओवरऑल बेनिफिट मिल जाए, आज की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और बाद के लिए अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का मशीन भी मिल जाए। तो ये हो गया बेटर कैपिटल डिसीजन मेकिंग। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो इंक्लूड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। सर आप एक और चीज करते हैं, रिस्क एनालिसिस एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, कि भैया अगर मान लीजिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सही नहीं है तो क्या हमने यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अज्यूम कीजिए एकत्वम का इजराइल के अंदर में कोई ब्रांच है, ठीक है, अज्यूम कीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, लुकिंग टू द वॉर सिचुएशन इन इजराइल, शुड वी कंटिन्यू आवर ब्रांच ओवर देयर, या हमने उस ब्रांच को एज ऑफ नाउ के लिए बंद कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एक खाद ही वहां पे आ गया ना, ठीक है, एक खाद भी धमाका हो गया, तो हो सकता है हमारा जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया गया हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी को समझते हुए फिर मैं समझता हूं कि भैया वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो बोलेगा कि चलो वॉर चल रहा होगा, इट्स ओके, मैं मेरा पढ़ाई करूंगा, ठीक है, बम फूट रहा है, देख भाई मैं अभी सीए कर रहा हूं, तू नहीं फूट सकता। ऐसा होगा क्या वहां पे? आप बताओ, ऐसा होने वाला है क्या वहां पे? नहीं, ऐसा होने ही नहीं वाला। तो लॉजिकली रिस्क और अनसर्टेनिटीज को देखते हुए हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, और ये भी इकोनॉमिक्स का क्या बनता है, पार्ट बनता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, प्लीज चेक इट, फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। फटाफट फोटो ले लो भाई। यस और नो? चलिए, हाँ जी, फोर्थ रिवीजन स्टार्ट। 19th सेंचुरी तक के किसका पार्ट था? डैडी, बुक कौन सी लिखी थी? ईयर टिल ग्रीस वर्ड। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट, टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल यूनिट, एग्रीगेट यूनिट, one which is wider, one which is wider and which is narrow. What is the basic fundamental problem of economics? Resources are absolute scarce, relative scarce. Decision making is a careful analysis of selecting the best course of action. Is it a simple process or dynamic process? Simple process or complex process? यहां से हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने देखा वो इज इकोनॉमिक्स रिक्वायर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट मेकिंग और बोथ? इज इकोनॉमिक्स अ साइंस, मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, pragmatic in approach? Is it also art? Economics is more of micro, less of macro. खत्म। yes, यूनिट नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 इस लास्ट क्वेश्चन पे आके खत्म हो जाता है। कुछ याद आ रहा है क्या मॉड्यूल का? राइट, यूनिट नंबर 1 इस लास्ट क्वेश्चन पे आके खत्म हो जाता है। एवरी इकोनॉमी हैज 4 बेसिक प्रॉब्लम। एवरी इकोनॉमी हैज 4 बेसिक प्रॉब्लम। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। याद आ रहा है क्या? सो एवरी इकोनॉमी, राइट, 4 तरीके के प्रॉब्लम से गुजरती है। हर इकोनॉमी 4 प्रॉब्लम से गुजरती है। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड चौथा प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसको समझते हैं क्या है ये। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब देखिए, जब हमारे देश को आजादी मिली होगी, यस, कब? 1947, तो 15 अगस्त 1947। सोचिए देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस।
यस और नो? हमारा देश को हम किस तरफ लेके जाए, कैपिटल गुड्स बनाएं या हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं? अभी देखिए इतने सालों से, जब 1947 में हमें आज़ादी मिली, हमारे पास पैसा तो था नहीं, क्योंकि पहले आके मुगल्स लेके चले गए, फिर आके ब्रिटिशर्स लेके चले गए, तो पैसा तो था नहीं। अब जब पैसा ही नहीं रहेगा, क्या हम कैपिटल गुड्स बना पाएंगे? नहीं। इसीलिए इंडिया क्या बनाने में जुट गया? कंज्यूमर गुड्स। यस, तो कैपिटल फ्लरिश इकोनॉमी किस पे फोकस करेगी? कैपिटल गुड्स। कैपिटल सरप्लस जहां पे नहीं है, वो लोग किस पे फोकस करेंगे? कंज्यूमर गुड। तो एवरी इकोनॉमी हैज टू डिसाइड। अब देखिए धीरे धीरे भारत क्या हो रहा है? स्ट्रेंथन हो रहा है। यस और नो? आज हम इंडिया कौन से फोर्स पे चले गए हैं? एक्सपांशन। अब एक्सपांशन मोड के अंदर में हमारे पास पैसा है, तो आपको नहीं लगता तब जाके 2015 में मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया? यस और नो? आपको पता है, रीसेंट न्यूज़ में आपको बताता हूँ, रीसेंट न्यूज़ ये है कि पहली बार ऐसा हुआ, अब तक के मारुति की कार जापान से आती थी, पहली बार ऐसा हुआ कि हमने मारुति की कार बना करके फॉरेन में एक्सपोर्ट करी है। यस, ये परसों ही हुआ है। तो हमने कार बनाई और जापान में एक्सपोर्ट करी, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो आई मीन अब इंडिया जो है वो धीरे धीरे कंज्यूमर गुड्स से किधर शिफ्ट हो रहा है? कैपिटल गुड्स। आप देखो, हम लोग रॉकेट्स बना करके बेच रहे हैं, हम लोग हेलीकॉप्टर्स बना करके बेच रहे हैं, मोबाइल फोन्स हमारे यहाँ से बन के बिक रहे हैं, कुछ दिनों में टेस्ला भी शायद बन के बिकना चालू हो जाए। ऐसा ना, शायद, क्योंकि अब तक आए नहीं है, राइट? तो शायद वो भी हमारे पास से बन के बिकना चालू हो जाए। टोयोटा जैसी कंपनी जो आज तक के इंडिया के अंदर में क्या नहीं करती थी? प्रोडक्शन ही नहीं करती थी, राइट? बाहर करती थी और यहाँ लाके बेचते थे, जिसके कारण फॉर्च्यूनर जो थी ये क्या हो जाती थी? महंगी हो जाती थी। यस और नो? नहीं तो आप सोच करके देखो, 7 सीटर कौन सी है? 6 सीटर 7 सीटर तो आपका XUV 700 भी है, लेकिन इंडिया में प्रोड्यूस करते थे तो कस्टम ड्यूटी एंड अदर सेस नहीं लगते थे। यस, उसी साइज की गाड़ी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शेप, बट उसी साइज की गाड़ी, 7 सीटर गाड़ी 62 लाख में बिक रही है फॉर्च्यूनर, और ये 20 लाख में क्या बिक रही है? XUV 700। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि बाहर बना के आप इंडिया में बेचते थे तो क्या लगता था? कस्टम ड्यूटी। टोयोटा ने भी क्या किया? मारुति के साथ टाई अप किया, हमारी गाड़ी भी इधर ही बनेगी। तब जाकर के आपको बलिनो दिखती है, ग्लांजा, ग्रैंड विटारा दिखती है, हाई राइडर। समझ आ रहा है? अभी तो रिसेंटली बात पता चली कि मारुति भी अपनी फॉर्च्यूनर निकाल रहा है ना? देखने लायक होगा। तो मतलब अब उन्होंने भी क्या करने लग गया? टोयोटा को भी समझ में आ गया बेटा भारत से पंगा लेते हैं नहीं, हमें अब धीरे धीरे अपना मैन्युफैक्चरिंग कहाँ स्टार्ट कर देना चाहिए? इंडिया में स्टार्ट कर देना चाहिए। तो एवरी इकोनॉमी फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए गुड्स बनाने के दो ही मेथड है, या तो मशीन या तो लेबर। कोई भी गुड्स बनाने के कितने तरीके हैं? दो, या तो आप मशीन का यूज करें या तो आप लेबर का यूज करें। मशीन यूज करते हैं तो हम इसे कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव मेथड, और अगर लेबर यूज करते हैं तो हम इसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव मेथड। अब आप मुझे बताइए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था हमारे पास पैसे तो थे नहीं, मतलब मशीन्स जो थी हमारे पास थी नहीं, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी लाने के लिए वो पैसा हमारे पास था नहीं, तो हम इंडिया काय के ऊपर शिफ्ट हो गए? द देन लेबर ओरिएंटेड। आज जब हमारे पास पैसा आया है, ह्यूज टेक्नोलॉजीज हमारे पास इंडिया के अंदर में आ गई, हम धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? कैपिटल इंटेंसिव मेथड पे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, रिच और पुअर। देखिए अगर कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है तो आप हमेशा उन लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो रिच है, और अगर आप कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी है तो आप हमेशा उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे जो पुअर है। यस और नो? एंड फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, सारा का सारे रिसोर्सेज आज ही खत्म किए जा सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए सेव वाटर, सेव पेट्रोल, यस और नो, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा बात चलती है, ताकि आपके जो रिसोर्सेज है ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन, जब आपके बच्चे होंगे, आपके पोते होंगे, पोती होंगे, वो भी क्या कर पाएंगे? यूज कर पाएंगे। यस और नो, राइट? कुछ लोग यहाँ पे बड़े खुश हो गए, मेरा पोता, मेरा बच्चा, है ना? तो होगा, जब भी होगा हो जाएगा, है ना? प्रोवाइडेड। तो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जल्दी से रिपीट करो बेटा, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बोलो। What to produce, how to produce, for whom to produce, and provision for economic growth. Is that done? Yes sir. चलो बेस्ट। यहां आपका चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 क्या होता है बेटा? ओवर। बहुत हार्ड था ना, पर मजा आया नहीं आया ये बोलो, है ना? मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, जितने लोग पुणे में भी है और ऑनलाइन देख रहे हैं, कुछ मत डरो, ठीक है? अपन सब सेम कैटेगरी के लोग हैं, है ना? तो आप ऐसा ये मत करो कि भाई मैं आऊँगा और कोई ऐसे देख लेंगे, हाँ ये कैसे फेल हो गया। कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब एक बिरादरी के लोग हैं अपन। समझ में आया ना? सीए में रैगिंग नहीं हो सकती, कब आपका जूनियर सीनियर बन जाए पता नहीं चलता, है ना?
तो ये मत टेंशन लो, मैं कहता हूं अगर पुणे में है चुपचाप आके बैठो, फेस टू फेस आके बैठने से आपको ये फायदा होगा कि पहला वापस से कम्युनिटी बिल्टअप होगी, दूसरे को देख करके कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और तीसरा हम मल्टीपल टाइम रिविजन भी करेंगे। यस और नो? यस। अगर आप पुणे नहीं आ सकते कोई बात नहीं, वहीं से देखो, बहुत अच्छी बात है। चलो यूनिट 2, अगर आपको याद हो ना तो यूनिट 2 पहले मैं याद दिलाता हूं क्या था, याद करके। तुमको याद है क्या चैप्टर नंबर 1 यूनिट 2 में क्या था? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। याद आ रहे? कोई भी देश में 3 में से एक स्ट्रक्चर हो सकता है, पहला कैपिटलिस्ट, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा मिक्स्ड। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं और कुछ याद दिलाता हूं, फटाफट याद करना पहले। ठीक है, एक ऐसी इकोनॉमी जहां प्राइवेट एंटिटी हैज गॉट अ मेजर रोल, लेबर आर एक्सप्लॉइटेड, लेबर आर एक्सप्लॉइटेड, लेबर आर एक्सप्लॉइटेड, कैपिटलिस्ट, है ना? बताइए, देयर इज अ ह्यूज गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, सोशलिस्ट, गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। हम वो प्रोड्यूस करते हैं जो कंज्यूमर चाहता है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी एग्जिस्ट। याद आ रहा है? बताइए, बिजनेस की ग्रोथ कहां ज्यादा होगी? यूनिफॉर्मिटी ऑफ इनकम कहां ज्यादा होगी? सोशलिस्ट, बिकॉज एवरी पर्सन। यस, एफिशिएंसी इज रिवॉर्डेड, कैपिटलिस्ट, efficiency is not rewarded, socialist. Yes, there will be huge taxes, mixed, there will be huge taxes। बाकी दिमाग लगाने का नहीं, इंडिया। कैसी बातें कर रहे हो? yes or no? So one who has the feature of capitalism and socialism, आ जाओ। कैपिटलिस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेजिस फेयर इकोनॉमी। तो कैपिटलिज्म को हम और 2 नाम से जानते हैं, पहला फ्री मार्केट इकोनॉमी, दूसरा लेजिस फेयर इकोनॉमी। राइट, यहां राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू बिजनेस है। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब आप आपके नाम से प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हो, आप किसी भी तरह के बिजनेस में एंटर कर सकते हो। याद रखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन स्ट्रीम ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स। तो भैया प्रॉपर्टी आप अपने नाम से कर सकते हो, ये मेन स्ट्रीम है कैपिटलिज्म में कि आप अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हो, और प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स। आपके प्रॉफिट पे कोई रोक नहीं, आप बच्चों के टॉयज बेचो या बड़ों के, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट कमाओ। समझ आ रहा है? तो आप बच्चों के बेचो या बैट बॉल बड़ों के, वॉलीबॉल बड़ों के टॉयज बेचो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों के टॉयज बेचो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आ रहा है क्या? इज गवर्नमेंट हैविंग बिग कंट्रोल और लिटिल कंट्रोल? लिटिल कंट्रोल। तो भैया कैपिटलिज्म के कुछ फीचर्स है, पहला यू हैव राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, दूसरा यू हैव राइट टू डू बिजनेस, आप किसी भी तरीके के बिजनेस कर सकते हैं, थर्ड प्रॉफिट इज द मोटिव, आप ऑलमोस्ट हर चीज से प्रॉफिट बनाना चाहेंगे। दिमाग में सेट रखो, यूएसए एप्पल, ठीक है, एप्पल मोबाइल अलग बेचता है, चार्जर अलग बेचता है, कॉर्ड अलग बेचता है। समझ आ रहा है क्या? तो प्रॉफिट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल और लिटिल कंट्रोल, है ना? तो जो बाइडन एग्जिस्ट, समझ में है? जो बाइडन एग्जिस्ट, जो बाइडन जरूर एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई का कंट्रोल नहीं, भाई का कंट्रोल है। यस और नो? नेक्स्ट, देयर आर कंज्यूमर सॉवरेनिटी, आप वो बेचेंगे जो कंज्यूमर चाहता है। तो जब सवाल उठता है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट एवर कंज्यूमर डिमांड, हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटलिज्म है मतलब कैपिटल इंटेंसिव मेथड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, रिच, दैट इज हु हैज बाइंग पावर। फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो पॉइंट ही नहीं है। क्लियर है? चलो कैपिटलिज्म फिर एक बार रिवीजन नंबर 2, कैपिटलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजिस फेयर इकोनॉमी। यू हैव राइट टू प्रॉपर्टी, सो प्रॉपर्टी इज द मेन स्ट्रीम ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट इज ड्राइविंग फोर्स। गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल और गवर्नमेंट हैज लिटिल कंट्रोल। Little control. You have right to property? Yes. You have right to profit? Yes. Right to do any enterprises? Yes. Government has no control or little control? Little control. And there is consumer sovereignty. आप वो बनाएंगे जो कंज्यूमर बेचेंगे। तो जब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, वट एवर कंज्यूमर वॉन्ट्स, हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटल इंटेंसिव मेथड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, रिच, दैट इज हु हैज बाइंग पावर।
क्लियर है मालिक? यस। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, सोशलिस्ट। सोशलिज्म को देने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम है कार्ल मैक्स और फ्रेडरिक एंगल्स। यस, ये एमसीक्यू में आ सकता है, कार्ल मैक्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। यस, ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। यस और नो? कमांड इकोनॉमी क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ही एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है जो सारी की सारी चीजें प्लान करता है, और इसीलिए हम इसको सेंट्रली प्लान्ड भी कहते हैं। देयर इज नो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू पब्लिक। यस और नो? एवरीथिंग बिलोंग्स टू पब्लिक। तो यहाँ पे आप प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते नहीं। प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, बट बहुत लिमिटेड रोल है। यस, जैसे गवर्नमेंट हैज द मेजर रोल, हर चीज के प्राइस कौन डिसाइड करता है? बोलो। फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटेड बट नो रिवॉर्ड फ्रॉम एफिशिएंसी। फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटेड, ऐसा क्यों? याद करके देखो, हम लोगों ने एग्जांपल लिया था नॉर्थ कोरिया, किम जो उन, याद आ रहा है क्या? किम जो उन। अब सिचुएशन क्या है? आप अपने हिसाब से कोई बिजनेस कर नहीं सकते। जब आप अपने हिसाब से कोई बिजनेस नहीं कर सकते तो इट बिकेम्स द राइट ऑफ द गवर्नमेंट, रादर इट बिकेम्स द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड यू द फूड और वर्क। यस, सो यू नो फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटेड। तुम अगर स्पेसिफिक काम नहीं करोगे, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी तुम्हें पालना। यस, राइट। तो भैया फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटेड बट नो एफिशिएंसी फॉर, यू नो, नो रिवॉर्ड फॉर द एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, अभी मान करके चलो ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में रहेगा, 7 घंटा वर्क करेगा, तो इसको पता है ये खुद के लिए काम कर रहा है, खुद की प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा है, खुद के एसेट डेवलप कर रहा है। यस और नो? राइट। अब ये मान करके चलो सोशलिज्म में आता है, सोशलिज्म के अंदर में ये बंदा 6 घंटे काम कर रहा है, बाजू वाला आके बोलता है क्या मिल गया, इतना मेहनत काहे को कर रहा? जो तेरे को मिल रहा वो मेरे को भी मिल रहा, जो एसेट्स है वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो तेरे को मिल रहा वो मेरे को भी मिल रहा, तेरे एफिशिएंसी का कोई रिवॉर्ड ही नहीं। अच्छा, कितनी भी मेहनत कर ले, यहाँ पे प्रॉपर्टी तेरी बनने वाली है क्या? तो प्रॉपर्टी का राइट तो तेरा है ही नहीं, तो फिर तेरी एफिशिएंसी का कोई सेपरेट रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है। तो फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटेड बट नो रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है ये सारे के सारे सोशल वेलफेयर के लिए यूज किए जाएंगे। अब यहां पे भी मेन वही क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट बिकॉज देर इज नो कंज्यूमर सॉवरेनिटी। हाउ टू प्रोड्यूस एज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। फॉर होम टू प्रोड्यूस एज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। आपके पास वो है नहीं, बिकॉज इज सेंट्रली प्लान, सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तीसरा, चलो रिवीजन नंबर 2 किसने दिया था? कार्ल मैक्स एंड फ्रेडरिक, ऑल्सो कॉल्ड एज, और ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक्स। यस और नो? डू यू हैव अ राइट टू प्रॉपर्टी? डू प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट? प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट बट एज अ सेकेंडरी रोल। Price mechanism exists but has a secondary role. Price mechanism exists but has a secondary role. Freedom from hunger is guaranteed. Freedom from hunger is guaranteed but no reward for efficiency. And distribution of goods and services are for social welfare. सभी के लिए यूज की जाएगी। क्लियर है मालिक? नेक्स्ट आते हैं हमारा कौन सा बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कवर्स द फीचर्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो भैया ये दोनों के फीचर्स रखता है, कैपिटलिज्म के भी रखता है एंड सोशलिज्म के भी रखता है। इट टेक्स द बेनिफिट ऑफ बोथ एंड ट्राई टू अवॉइड डिसएडवांटेज ऑफ बोथ। ये दोनों के बेनिफिट लेने की कोशिश करता है और दोनों के डिसएडवांटेज को अवॉइड करने की कोशिश करता है। अब आप आकर के देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ होगा, भारत के अंदर में बहुत सारे लोग पुअर थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अमीर थे और पैसा लगा सकते थे। इसीलिए दैट टाइम इंडिया ने क्या सिलेक्ट किया? मिक्स्ड इकोनॉमी। यस और नो? राइट। सम सेक्टर आर होल्डेड बाय गवर्नमेंट व्हाइल सम सेक्टर आर होल्डेड बाय प्राइवेट एंटिटी। यस, कैन यू टेल मी वन सेक्टर विच इज ऑल्सो ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटी? इंडिया में बताओ कौन से ऐसे सेक्टर है? मोबाइल, द OGBSNL, जियो, याद आ रहा है क्या? सेक्टर हैंडल्ड बाय बोथ। ट्रांसपोर्ट, आप रोडवेज ट्रांसपोर्ट देखोगे, पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। ऐसा नो? तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो देयर, प्राइवेट इज ऑल्सो देयर। कॉलेजेस एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो चलिए सर फटाफट फोटो ले लीजिए।
डन। इज दैट डन? चलो जी, हाँ जी, अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं तीनों पार्ट का। डैश इज द मेन स्ट्रीम ऑफ कैपिटलिज्म एंड डैश इज ड्राइविंग फोर्स। डैश इज द मेन स्ट्रीम ऑफ कैपिटलिज्म एंड डैश इज ड्राइविंग फोर्स। पहला राइट टू प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉफिट। यस, नो रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, टेक बेनिफिट ऑफ बोथ, राइट टू प्रॉपर्टी, profitable motive, government has no control, sorry, less control, government has more control, consumer sovereignty exists, price mechanism exists but secondary role, sorted है, perfect, बढ़ो आगे। फिर हम आते हैं मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म पे। बेटा मैं स्पीड तो नहीं जा रहा ना, आर वी गुड? यस, चलो सबसे पहले आते हैं फिर इसके मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स। मेरिट्स और डीमेरिट्स आप जैसे ही खत्म करोगे चैप्टर विल बी ओवर। हाँ चलो जी, सबसे पहले आते हैं कैपिटलिज्म पे। कैपिटलिज्म के अंदर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा ये सबसे मिनिमम होगा। यस, कैपिटलिज्म में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा ये मिनिमम होगा। पूछो क्यों? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज टू बी मिनिमम, क्योंकि कंपनी विल ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द प्रॉफिट, और प्रॉफिट तभी इंक्रीज होगा जब प्रोडक्ट के कॉस्ट क्या होंगे? कम। यस और नो? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कभी भी मिनिमम रखा जाएगा ताकि प्रॉफिट जो हो सके वो इंक्रीज हो सके। दूसरा, यू हैव राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। भैया सबसे बेस्ट पार्ट ही तो यही है कैपिटलिज्म के अंदर का कि आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हो। यस और नो? राइट, यू कैन इवन ओन एन आइलैंड। यस और नो? थर्ड, देर इज अ कंज्यूमर सॉवरेनिटी, तो वही चीज बनती है जो कंज्यूमर पसंद करता है, वही चीज बिकती है जो कंज्यूमर पसंद करता है। गुड इंसेंटिव फॉर इनोवेशन, आप जब भी कुछ नया इनोवेशन लेकर के आएंगे लोग इसे बहुत पसंद करेंगे और आपको प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। एंड इकोनॉमी, इसीलिए देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यू नो फॉरेन के अंदर में यू कैन ऑल्सो हायर अ फ्रेंड। आपको पैसे देने पड़ेंगे, इज्जत करो दोस्तों की, है ना, वो तुम्हें फ्री में मिले हैं। हाँ राइट, नहीं ऐसा है। फॉरेन के अंदर में आप क्या कर सकते हैं, एक पर्सन, बॉय और अ गर्ल, जिसको आप क्या कर सकते हो, हायर, उसको खाने पे लेके जाओ, उसको पैम्पर करो, वो आपके साथ टीवी देखेगा, मूवी देखेगा, ETC। हायर इट बॉस, कितना मस्त कंसेप्ट है। यही आपका जो बाजू वाला बैठा है दोस्त, वो बोलेगा भाई कल से पैसा मांगता है ना, इसी टाइम पे आप क्या बोलेंगे, निकल, तेरे को पहले इतने दे रखे वो दे दे वापस। बराबर है कि नहीं है? सो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, यहां पे क्या होता है, देयर इज अ गुड इंसेंटिव फॉर इनोवेशन। अब एक आदमी ने इनोवेशन लेकर के आया, अब ये इनोवेशन चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। जो बहुत लोनली है वो इसको क्या कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं। यस और नो? इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर। जब इतने नए नए इनोवेशंस आते हैं तो आपकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा स्पीड से क्या करती है, ग्रो। दूसरा, आदमी रिस्क लेने को नहीं डरता, क्योंकि उसको पता है जो भी वो रिस्क ले रहा है वो खुद के बिजनेस के लिए ले रहा है। चल पड़े तो बहुत दूर तक के जाएंगे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। यस और नो? तो क्या क्या एडवांटेज है, रिपीटिंग अगेन। पहला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज minimum, right to property exists, there exists consumer sovereignty, there is a good incentive for innovation and economic growth is likely to be faster. yes, भैया सोशलिज्म के क्या बेनिफिट्स है? पहला, एक तरफ ये प्लान्ड इकोनॉमी है। यस और नो? इनकम टेंड टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। यस, तो ये 6 घंटा काम कर रहा है, ये 1 घंटा काम कर रहा है, दोनों को मिलने वाले बेनिफिट्स क्या होंगे, सेम। Are you getting the point? So income is equally distributed. जबकि कैपिटलिज्म में ऐसा ही अनइक्वल हो जाता है, अमीर जिसका बिजनेस है वो और अमीर बनते जाता और गरीब बनते जाता। सोशलिज्म में ये होता नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमम। वाई अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमम? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट देने का काम किसका बन गया, गवर्नमेंट का काम बन गया। मिनिमम वर्क स्टैंडर्ड एंड फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड। फिर आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, यहाँ पे तो दोनों का एग्जिस्टेंस है, पब्लिक का भी और
प्राइवेट का भी। यहाँ प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, मतलब गवर्नमेंट एक प्राइस डिसाइड करता है और प्राइवेट भी उस प्राइस को क्या करता है, मैच करता है। एनकरेज द एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग। मिक्स्ड इकोनॉमी में एक और चीज होती है, दे ऑल्सो एनकरेज द रिस्क टेकिंग। यस, चलिए मेरिट्स के ऊपर फिर से आपसे सवाल जवाब करूंगा। ऐसी इकोनॉमी जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्टर होगी, इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट, कंज्यूमर सॉवरेनिटी एग्जिस्ट, यस और नो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमम, फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटेड। परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डीमेरिट्स, द लास्ट कंसेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1। यस, द लास्ट कंसेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1, रादर सेकेंड लास्ट बोल सकता हूँ। लास्ट कंसेप्ट तो वो आ जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यस, तो आ जाते हैं डीमेरिट्स क्या है कैपिटलिज्म के। पहला, लेबर आर एक्सप्लॉइटेड। सर लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है क्यों? क्योंकि कंपनी को अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या करनी होती है, कम, तो लेबर को कम पैसे में ज्यादा काम कराया जाता है। सेकेंड, नो इनकम इक्वालिटी। यस, अमीर और ज्यादा अमीर होते जाता है बिकॉज उसने ये रिस्क लिया है बिजनेस का, एंटरप्राइजेस का। नेक्स्ट, ह्यूमन राइट्स आर कंप्लीटली इग्नोर्ड। राइट, आपका ह्यूमन राइट्स क्या है उसको छोड़ दो, हमारे को इतना काम करके चाहिए, मतलब चाहिए। एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। और इससे क्या बनती है, मोनोपोलीज। अब आप देखिए आज भी यूएसए क्या नहीं कर रहा, यूएसए यूपीआई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड जिस पे पूरी उनकी इकोनॉमी बेस्ड है वही खत्म हो जाएगी। यस और नो? आप मुझे बताइए, यूपीआई आने के बाद हमने कहाँ जाकर के एटीएम से जाकर के पैसे निकाला है? जरूरत ही नहीं पड़ती, उल्टा हमने घर खुद के पास कैश रखना भी बंद कर दिया है ना। लड़कियों के केस में आज भी कैश है मोबाइल कवर के पीछे, है ना। उनके केस में आज भी एक 500 रुपए तो रहेंगे ही रहेंगे, 10-20 कुछ भी रहेंगे, बराबर है कि नहीं। कोई छपरी रहेगा 20 रुपए रहेंगे उसमें, बराबर है ना, तो 500 रुपए रहेगा उसके अंदर में एटलीस्ट, बराबर है कि नहीं है, राइट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता, लड़कों का ही काम ही नहीं है, लड़के बोले हम भीख मांग लेंगे, हाय भाई भाई प्लीज पैसे, मैं तेरे को कल देगा, पक्के में तेरे को कल देगा। तो लड़के का बड़ा सिंपल, लड़का ये पीछे पीछे रख के नहीं घूमता है ना, लड़कों के साथ ये एग्जिस्ट नहीं करता, लड़का कुछ पीछे रख के नहीं घूमता। लड़कियां ऐसा 500 रुपए तो भी एटलीस्ट होना, इमरजेंसी है ना। लड़कों का अलग ही है, इमरजेंसी साले खुद क्रिएट करते, बराबर है कि नहीं। तो चलो वापस से, लेबर आर एक्सप्लॉइटेड। सर लेबर को क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट। दूसरा, नो इनकम इक्वालिटी, कोई इनकम इक्वालिटी प्रॉपर होने वाली नहीं है। ह्यूमन राइट्स को कंप्लीटली क्या किया जाता है सर, इग्नोर, एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। अब आते हैं सोशलिज्म पे। सोशलिज्म के डिसएडवांटेज क्या है, प्रॉपर्टीज मिलती नहीं, कंज्यूमर सॉवरेनिटी एग्जिस्ट करती नहीं, बेनिफिट्स फॉर एफिशिएंसी मिलने वाला नहीं। वही 3 पॉइंट को मैंने रिवर्स कर दिया। सो पहला, देयर इज नो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। सेकंड, नो कंज्यूमर सॉवरेनिटी। थर्ड, नो बेनिफिट फॉर एफिशिएंसी। चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। क्यों? क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, तो ब्यूरोक्रेसी मतलब जो अफसरशाही लोग होते हैं, इनकी बहुत चाकरी करनी पड़ती है, सर प्लीज करवा दो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे पहला फीचर जो सबसे ज्यादा बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, देयर विल बी मोर टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू किसी और के साथ शेयर कर रही है। गवर्नमेंट बोलती है मैं भी एग्जिस्ट कर रहा हूं, तू भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट इफ यू आर अर्निंग प्रॉफिट गिव इट टू अस एज वेल। तुझको मिला मुझको भी चाहिए। गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, तुझको मिला मुझको भी चाहिए, तो गवर्नमेंट कलेक्ट मोर अंडर द मिक्स्ड इकोनॉमी। यस और नो? कुछ दिनों में हो सकता है निर्मला दीदी सांस लेने में भी टैक्स लगा दे, यस और नो? गारंटी नहीं है। नेक्स्ट, मेनी अनसर्टेनिटीज, कभी भी अचानक से सरकार बदल जाती है। कई बार तो कई स्टेट में ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही ना हो एग्जैक्टली सीएम है कौन तीनों में से, है ना। इतनी अनसर्टेनिटी भी हो सकती है कि आपको कभी पता ही ना हो कि तीनों में से एग्जैक्टली सीएम कौन है ना। हाई करप्शन है, इंडिया में करप्शन देखने को कभी मिला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो हाई लेवल ऑफ करप्शन एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हमारे यहाँ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है क्या? है कहाँ? हम लोग पहले सड़क बनाते हैं, फिर याद आता ओ शिट लाइन तो डाली इतनी थी, हम फिर खोदते, फिर पाइप डालते, फिर सड़क बनाते, ये सुनो, फिर याद आता ओ शिट वायर डालना तो रह गया, बराबर है कि नहीं। हम फिर वायर डालते नहीं, पहले खोदते, पाइप निकालते, वायर डालते, पाइप डालते, फिर वो कर देते। समझ में आ रहा? फिर याद आता ओ शिट जो पाइप डाला था वो सही तरीके से नहीं डाला था,
तो हम फिर खोद देते, उस चक्कर में वो जो खोदा है वो खुद जाता। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यस और नो, राइट? खुद जाता बोला मैंने। यस, चलो जल्दी से आ जाओ, और फिर आपका एक छोटा सा ओरल टेस्ट होगा। हाँ, ओरल टेस्ट भैया। गंदे लोग है सालों को, रिवीजन में भी ठरक जा नहीं रही इनकी। रिवीजन में भी ठरक है इनको। सुनो सर, लेबर आर एक्सप्लॉइटेड, इनकम इक्वालिटी प्रॉपर रहती नहीं। चलिए जल्दी से आप इसका क्या निकाल लो, फोटो निकाल लो। इज दैट डन? परफेक्ट। चलिए एक क्विक ओरल टेस्ट लेंगे चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है? पूरा चैप्टर नंबर 1 यहां पे हमारा खत्म होता है। आज आपके 2 टास्क होंगे। पहला टास्क, घर पे जाके ईमानदारी से चैप्टर नंबर 1 को क्या करना है, कंप्लीट। दूसरा, आज बहुत सारे लोग एमसीक्यू का बुक कैरी नहीं कर रहे हैं। कल से जब आप इकोनॉमिक्स के रिवीजन में आएंगे, दोनों चीजें कैरी करेंगे। पहला इकोनॉमिक्स का बुक, दूसरा इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू। ये दोनों बुक आपको क्या करनी है, कैरी करनी है, ठीक है? इकोनॉमिक्स का कौन सा बुक कैरी कर सकते हो? जो हमने लिखा वाला पार्ट था वो कैरी कर लो, या ये भी कैरी कर लो तो भी चलेगा, ठीक है? तो कल हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू देखने वाले हैं हम लोग। तो एमसीक्यू बुक लेकर के आना, चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज हम लोग कल देखेंगे। तो कल से हम कुछ कंटेंट पढ़ेंगे और कुछ मैक्सिमम पार्ट क्या करेंगे, एमसीक्यू पे देखेंगे। तो जल्दी से बताइए। हाँ जी, राइट टू प्रॉपर्टी इज एन बेनिफिट ऑफ, income is evenly distributed in, you get the benefit of both. If I am talking about ABC Limited's profit is, and I am talking about gross national product, then what is the fundamental problem of economics? Human wants are unlimited and resources are absolute scarcity, relative scarcity. Resources are scared for household, government, everyone, none of above. Everyone, yes or no, right? So what is decision making? Selecting the best course of action. Decision making are at 3 level. Adam Smith ने बुक लिखी थी इन द ईयर। Economics is economics is a Greek word. Controlled economy is, centrally planned economy is. What to produce in capitalism is decided on the basis of consumer sovereignty. How to produce shall be decided in, how to produce in capitalism shall be decided, which reduce the cost of production, है ना? For whom to produce? Who is rich? Yes or no? In a प्राइवेट इकोनॉमी, ठीक है, इज इकोनॉमिक्स मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, साइंस, आर्ट्स, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, हेल्प्स इन कैपिटल डिसीजन मेकिंग। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, टेल मी एनी 3 डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। पहला, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। Income is unevenly distributed. Monopolies are created. Perfect. Tell me any 2 advantages of socialism. Equal distribution of income and wealth. Planned economy. Freedom from hunger is guaranteed. Yes or no? Consumer sovereignty do not exist in. Is that done? That's it. Chapter number 1 is over. Yes or no? अच्छा,
जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ YouTube पे जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, अपन इसका क्या करेंगे, एक लिंक दे दूंगा मैं आपको जिसके अंदर में सारे के सारे क्या होंगे, ऑडियो रिविजन्स होंगे। आज नहीं दे पाऊंगा, ऑफिस वाले लोग भी नहीं है इसी के लिए, पर मैं आपको कब दूंगा, कल। आज हम लोग ये रिविजन करवा के चैप्टर को यहीं एंड करके छोड़ रहे हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, MCQ बुक लेकर के आएंगे एंड हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को क्या करेंगे, चालू। इज दिस द मेथड गुड मेथड टू रिवाइज? आर यू ओके? आर वी परफेक्टली फाइन? ऑनलाइन वालों जल्दी से बताओ, इज दिस मेथड गुड? यस, सी यू हैव लेस टाइम। इस लेस टाइम में आप जितना जल्दी रिवाइज कर सको, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो, दैट विल बी ऑल गुड। यस, आर वी गुड? सर मैक्रो भी आप ही करा दो, थैंक्स। आप अगर मेरे को देखोगे सर यूट्यूब पे, सुबह 7 बजे से मैं यूट्यूब पे हूँ, है ना। पहले CA फाइनल के लिए था, फिर CA इंटर के लिए था, फिर अभी भी था, कंटिन्यूसली, है ना। जितना दे सकता हूँ उतना बहुत अच्छे से दूंगा, जो नहीं दे सकता गलत कमिटमेंट नहीं करना चाहता, है ना। चलो जी, बाय बोलो। परफेक्ट।